हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी सोच रहा था कि कोई असैसिन्स उसे मारे या फिर ना मारे, उसकी वाइफ भी उसे ज़रूर मार डालेगी। लैनवांग जी व्योशान की तरफ देखता है, बट व्योशान बहुत प्यार से सो रहा था और उसके फेस पे अब भी पाउट था। और लैनवांग जी ये देख के हंसता है और व्योशान के फेस को ही घूरते घूरते सो जाता है। कि जब सुबह नींद खुलती है वो सोचता है कि उसका बेड इतना सॉफ्ट क्यों हो गया, और जब वो अपने बेड को थोड़ा दबा के देखता है तो सही में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था और व्योशान को वो करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। व्योशान बार बार वो कर ही रहा था और लैनवांग जी की इसके कारण नींद खुल जाती है और वो देखता है कि व्योशान बेड को छोड़ के पूरा उसके ऊपर ही सोया हुआ है और उसके चेस्ट को दबाया जा रहा है। सोचता है कि इंसान करना क्या चाहता है, कि ये चाहता है कि मैं मेरा सेल्फ कंट्रोल खो दूँ और उसके साथ सब कुछ फोर्सफुली कर लूँ और फिर यही मुझे कहेगा कि मैंने ये सब कुछ इससे ज़बरदस्ती करा है। और लैनवांग जी व्योशान को हल्का सा हिलाता है, बट व्योशान तो अपने ड्रीम वर्ल्ड में बिजी था और अपने सॉफ्ट बेड को दबाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। और लैनवांग जी को उसके कारण उसके मुँह से मौन की आवाज़ निकल जाती है, क्योंकि लैनवांग जी को बहुत ज़्यादा ही प्लेजर मिल रहा था जिस तरीके से व्योशान अपने सपनों में अपने बेड से खेल रहा था और लैनवांग जी की बॉडी उससे रिएक्ट करने लग गई थी। लैनवांग जी व्योशान को जैसे तैसे अपने ऊपर से हटा के वहाँ से जल्दी से वॉशरूम भागता है और लैनवांग जी के जाते ही व्योशान सोच रहा था कि उसको नरम बेड कहाँ चला गया, अभी उसे इतना मज़ा आ रहा था। और फिर व्योशान की नींद खुलती है। हाँ, वो मेरा सपने वाला बेड इस बेड से ज़्यादा अच्छा था, वो कितना सॉफ्ट था, उसे दबाने में कितना मज़ा आ रहा था और व्योशान को अपने बेड की याद आने लगती है। यहाँ पे लैनवांग जी वॉशरूम में खुद को सेटिस्फाई कर रहा था और उसको सेटिस्फाई करने के बाद वो बाहर आके देखता है कि व्योशान उठ के बैठा हुआ है और उसने पाउडर बना रखा है और वो खुद ही खुद में बड़बड़ाया जा रहा है। व्योशान को उठा देख के सोच रहा था कि इस डेविल ने सुबह सुबह पहले मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया, मैं इतनी शांति से सो रहा था और अचानक से ये मेरे साथ ऐसी हरकतें करने लग गया और अब उठ के तो देखो वो भी पाउडर बना के ऐसे बैठा है कि मैंने इसके साथ कुछ कर दिया हो। फिर लैनवांग जी व्योशान से पूछता है कि क्या हुआ तुम। लैनवांग जी व्योशान से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। व्योशान लैनवांग जी को देखकर जल्दी से बेड से नीचे उतरता है और उसे ग्रीट करता है और कहता है कि किंग, आपने मुझे इस रूम से बाहर जाने को मना किया है, तो क्या मैं विंडो से चला जाऊँ, मैं इस रूम के डोर से बाहर नहीं निकलूँगा। मुझे कहता है कि आइडिया तुम्हें आते कैसे, बहुत होशियार वाला आइडिया है। व्योशान कहता है कि आपको भी लगता है ना कि आइडिया बहुत इंटेलिजेंट वाले हैं, फालतू में। मेरे को जंग चंग कहता था कि फालतू का आइडिया है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था। जब मैडम यूँ कहती थी कि मुझे इस रूम से डोर के बाहर नहीं जाना है तब मैं विंडो से चला जाता था, क्योंकि उन्होंने मेरे को डोर से जाने से मना किया है, विंडो से नहीं। लैनवांग जी कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चला जाऊँगा। व्योशान कहता है कि सच में किंग। लैनवांग जी कहता है कि हाँ चलो, तुम्हें कहाँ ले जाना है। व्योशान पूछता है क्या आपके यहाँ पे कहीं गार्डन है। लैनवांग जी कहता है कि हाँ, यहाँ पे एक पियोनी फ्लावर का गार्डन है। व्योशान कहता है कि वाओ, पियोनी फ्लावर, वो तो बहुत खूबसूरत होते हैं। किंग, क्या आपको पियोनी फ्लावर पसंद है। लैनवांग जी कहते हैं कि हाँ, और लैनवांग जी फिर व्योशान को ढेर सारी पियोनी फ्लावर्स की पेंटिंग दिखाने लगता है। उसके बाद लैनवांग जी व्योशान को लेकर एक पियोनी फ्लावर के गार्डन में जाता है जहाँ पे ढेर सारे पियोनी फ्लावर्स लगे हुए थे। पर वहाँ के ग्राउंड में बीचों बीच पहुँच के व्योशान बहुत तेज़ की सीटी बजाता है और उसके बाद वहाँ पे पूरे के पूरे जानवर आ जाते हैं, ढेर सारी बर्ड्स, रैबिट्स और वहाँ पे स्नेक्स भी आ जाते हैं। लैनवांग जी तो सांपों को देख के चक्कर खा के गिर जाता है, कितने सारे स्नेक्स। पर व्योशान लैनवांग जी को जाकर संभालता है और कहता है कि किंग, आपको क्या हुआ। और लैनवांग जी कहता है कि तुम ये काम करने यहाँ पे आए थे, तुम्हें एक दो एनिमल्स नहीं चाहिए, तुम इतने खतरनाक एनिमल्स क्यों पाले हो, तुम शांत एनिमल्स भी पाल सकते हो। व्योशान कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरा क्यूट लिटिल बनी कहाँ चला गया। लैनवांग जी कहता है कि ओह, तुमने एक बनी का नाम बनी रखा है। पर वो देखते हैं कि वहाँ पे तो 4 टाइगर कब्ज आ गए हैं। और व्योशान कहता है, कब्ज कहता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। और वहाँ से एक बहुत तेज से रोर की आवाज़ आती है और उसके बाद वहाँ पे एक रेस आ जाती है जिसे व्योशान बनी कह रहा था। लैनवांग जी कहते हैं कि टाइगर को कोई बनी कैसे कह सकता है, इस इंसान के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं। मेरे को लगा था कि बनी कह रहा है तो कोई खरगोश होगा, यहाँ तो इसने शेर का नाम ही बनी रख के रखा है, वाह क्या इंसान है। व्योशान लैनवांग जी को कहता है कि आप इसे हाथ लगाओ, पर लैनवांग जी को तो उसकी शक्ल देख के डर लग रहा था कि कितने डरावने तरीके से वो लैनवांग जी को घूर रही है। वही नहीं, सारे एनिमल्स लैनवांग जी को ऐसे घूर रहे थे कि अगर लैनवांग जी ने व्योशान को हाथ भी लगा दिया या फिर कुछ कह भी दिया तो सबके सब लैनवांग जी को जिंदा निकल जाएंगे। लैनवांग जी तो एक किटन को छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एनिमल से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं वो लोग कब क्या कर दें। और यहाँ पे व्योशान ने
पूरी खुद की एनिमल्स की सेना तैयार करके रखी है। शियान लैनवांग जी की तरफ एक क्यूट सा फेस बनाते हुए देखता है और अपनी उंगलियों से खेलते हुए पूछता है, किंग क्या मैं यहाँ पे इन सबको रख सकता हूँ? ये लोग मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और ये लोग एक छोटू सी स्पेस में भी रह लेंगे। लैनवांग जी कहते हैं कि इतने सारे एनिमल्स छोटू सी प्लेस में कहाँ से रहेंगे, बट वो वेओशान की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ रह सकते हैं और मेरे को एनिमल्स तो बहुत पसंद है। जबकि अंदर ही अंदर लैनवांग जी का पूरा फेस पेल हो चुका था और लैनवांग जी कह रहा था कि मुझे एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं, इनको मुझसे कोई दूर करो। क्यूट होते हैं पर जंगल में, और जब तक मैं इन्हें दूर से देखूं या फिर पेंटिंग में देखूं, पास में ये सब मेरे को डरावने और बहुत ज़्यादा ही डरावने दिखते हैं। लैनवांग जी से फिर वेओशान कहता है कि किंग क्या अब आपकी एम्प्रेस लैनवू जी को ये जान के बुरा नहीं लगेगा कि आपने मुझे बेड पे सोने दिया? लैनवांग जी कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि वो मेरी एम्प्रेस नहीं है। फिर वेओशान पूछता है तो आपकी एम्प्रेस कौन है? लैनवांग जी कहता है कि मेरी एम्प्रेस तुम हो, तुम मेरी वाइफ भी हो। तुम किसी और के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, तुम लोगों को ऑर्डर्स दोगे, ना ही उनके फॉलो करोगे। तुम यहाँ के एम्प्रेस हो, तुम्हें यहाँ पे स्ट्रांग बनना होगा ताकि तुम ऐसे लोगों को हैंडल कर सको। वेओशान कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं, आपका मेरी शादी कब हुई? मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि मेरी मेमोरी पुअर है, पर इतनी भी ज़्यादा पुअर नहीं कि मैं यही भूल जाऊँ कि मेरी शादी कब हुई है। लैनवांग जी सोचते हैं यू सिली ओमेगा, तुम्हें कहाँ से याद होगा, तब तुम बेहोश थे। लैनवांग जी कहता है कि अभी मेरे को कोई ज़रूरी काम है, उसके बाद आके हम बात करेंगे, और लैनवांग जी वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी जाते जाते सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गया, नहीं तो वेओशान के सवालों के तले ही दब के मैं मर जाता। इतने सारे सवाल वो लाता कहाँ से है? वेओशान को लैनवांग जी के जाने के बाद याद आता है कि उसने तो ये पूछा ही नहीं कि यहाँ पे किचन कहाँ है और अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊँ? और वेओशान वहीं पे बैठ जाता है पेड़ के नीचे और अपने एनिमल्स के साथ खेलने लगता है और बनी को सहलाते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ बनी, मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊँ? मैं तुम योर मैजेस्टी से पूछना ही भूल गया कि यहाँ पे किचन कहाँ है। वेओशान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपने लिए फूड खुद ही ढूंढ लूँगा। और वेओशान पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ पे लगे हुए फ्रूट्स तोड़ लेता है और वेओशान बैठ के उन्हें खाने लगता है। और वेओशान फ्रूट्स को इस तरीके से खा रहा था जैसे किसी ने छोटे से बेबी को फ्रूट खाने को दिया, जिसने अपने पूरे फेस पे और क्लोथ पे लगा लिया है। वेओशान का पूरा मुँह उस फ्रूट से भरा हुआ था। थोड़े से फ्रूट्स खाने के बाद कहता है कि अब किंग ने कहा है कि मैं उनके एम्प्रेस हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना ये पूरा पैलेस ना घूमा जाए। और लैनवांग जी बनी को बुलाता है, बनी के ऊपर बैठता है और पूरा पैलेस का राउंड लगाना चालू। और वहाँ पे जितने भी सर्वेंट थे वो तो वेओशान को देख के ही डर गए। पहले वेओशान ने अपना फेस साफ नहीं किया और वो एक टाइग्रेस के ऊपर बैठा हुआ है और पूरे वेओशान के एनिमल्स वेओशान के साथ ही चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई जंगल का किंग उठ के यहाँ पे आ गया। सब लोग वेओशान को एक जंगली समझ रहे थे। बाद में वेओशान अपनी स्लीप से ही अपना फेस साफ कर लेता है और पूरे महल को घूमने लगता है। और सर्वेंट्स तो डर के मारे वेओशान के सामने भी नहीं आ रहे थे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो टाइग्रेस उन सबको ऐसा घूर के देख रही थी। कुछ कह के तो देखो मेरे मास्टर को, तुम सबको जिंदा मैंने ही निकलना है। वो लोग बेचारे कुछ नहीं कहते हैं और चुप ही रहते हैं। वेओशान सब कुछ घूमने के बाद जहाँ पे लैनवांग जी अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था उस रूम में पहुँच जाता है और सब लोग ये देख के शॉक्ड थे कि ये पर्सन टाइग्रेस पे बैठ के आ रहा है और उसके सभी एनिमल्स इसके साथ घूम रहे हैं। लैनवांग जी सोचता है कि मैंने सुना है कि एम्प्रेस की एंट्री बहुत ही मेमोराइजिंग होती है और इतनी अच्छी कि कोई इंसान कभी ना भूले, पर मेरे को इस एंट्री की कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी एम्प्रेस ऐसी एंट्री लेगी जिसे हम लोग चाह के भी नहीं भूल सकते। ये अच्छी है या बुरी ये मैं खुद ही नहीं जानता, क्योंकि ये पर्सन जितना ब्यूटीफुल है उतने ही भयानक काम करता है। ऐसी एंट्री कौन लेता है? शान लैनवांग जी को देख के कहता है, योर मैजेस्टी आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि किचन कहाँ पे है, और मैं उसे ढूंढ रहा था और पूरा पैलेस भी घूम रहा था। मेरे को नहीं मालूम था कि यहाँ पे आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। लैनवांग जी कहता है कि तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें सबसे मिला देता हूँ। और लैनवांग जी कहता है कि ये मेरी एम्प्रेस वेओशियान है। और ये सुन के तो पूरी सभा को जैसे सदमा ही लग जाता है कि इतना खतरनाक इंसान उनकी एम्प्रेस है। ये ओमेगाओं की एक भी हरकत नहीं करता है। टाइग्रेस को अपने साथ ऐसे रखा है जैसे वो टॉय हो और उसका नाम बनी रखा है। सबके सब प्राइम मिनिस्टर्स अब ये सोच रहे थे कि हम यहाँ सोचे थे कि किंग की एम्प्रेस कोई प्रिंसेस होगी या फिर कोई और खूबसूरत ओमेगा। ये पर्सन तो कहीं से कहीं तक वैसे नहीं है जी, एक रिस्पॉन्सिबल और डोमिनेटेड अल्फा है और उनका ओमेगा तो पता नहीं क्या ही है। अब हम क्या ही कहें, किंग के खिलाफ कोई जा भी तो नहीं सकता।
वांगजी एक सर्वेंट को कहते हैं कि तुम एम्प्रेस को किचन बता दो कि वो कहाँ है। वो सर्वेंट भी डरते हुए आगे जा रहा था और एम्प्रेस को किचन बता रहा था। उसे तो ये डर लग रहा था कि कहीं वो टाइग्रेस उसे खा ही ना जाए, और वो इसलिए व्यवसाय से थोड़ा दूर दूर जा रहा था। और वो जल्दी से किचन बता के वहाँ से भाग जाता है। फिर किचन पहुँच के देखता है कि वहाँ पे खाने में सिर्फ ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स है, और लनवांगजी ये सब कुछ खाता है और एक किंग के पैलेस में सब कुछ ये सब खाते हैं। मेरे को लगा था कि ये लोग कुछ टेस्टी खाते होंगे, पर ये सब तो घास फूस ही खाते हैं। इससे अच्छा खाना तो मेरे एनिमल्स खा लेते हैं। जाके बहुत ज़्यादा कुक करता है। ऐसा लग रहा था कि वेओशियन बहुत बड़ी सी पार्टी देने वाला है और वो इतने सारे लोगों का फूड प्रिपेयर कर रहा है। पर वेओशियन वो सारा फूड अपने लिए, अपने एनिमल्स के लिए प्रिपेयर किया था, और उसमें से ही थोड़ा सा खाना उसने लनवांगजी के लिए रखा था। और वो फूड देखते से ही इतना स्पाइसी लग रहा था, उन सर्वेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि एनिमल्स इतना स्पाइसी फूड खाने के बाद ज़िंदा रह पाएंगे। बट वो एनिमल्स तो बड़े आराम से वो फूड खा लिए, और वेओशियन तो थोड़ी और ज़्यादा स्पाइस डाल के खाता है। वो सोच रहे थे कि ओमेगा इतना ज़्यादा स्पाइस खा के क्या मरना चाहता है। वेओशियन को तो कुछ नहीं होता, और वहाँ पे से एक कुक आके टेस्ट करता है कि वेओशियन ने कैसा फूड बनाया है। वो फूड टेस्टी तो बहुत था, पर उतना ही ज़्यादा स्पाइसी था, और बेचारा जल्दी से जाके ढेर सारा पानी पीता है और कहता है कि एम्प्रेस आप फूड बहुत अच्छा बनाते हैं, बस आप थोड़ी स्पाइस कम कर दीजिए। वेओशियन कहते हैं पहले ही तो मैंने थोड़ी सी स्पाइसी डाली है, जिसके ऊपर मेरे को और स्पाइस डालनी पड़ रही है। अगर मैं इससे कम डालूंगा तो तुम क्या चाहते हो, मैं दलिया बना लूँ? यहाँ पे कोई भी बीमार नहीं है जिसके लिए मुझे इतना फीका खाना बनाना पड़े, और ऊपर से मैंने तो इसे थोड़ा फीका ही बनाया है, और इससे ज़्यादा फीका तो हमारे यहाँ के बीमार लोग भी नहीं खाते। वहाँ से जाने लगता है, तभी उसके सामने लनवुजी आ जाता है और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और तुमने सुना नहीं था कि कल मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम यहाँ पे अपना हक मत जताओ, तुम सिर्फ किंग के एक सर्वेंट हो। पर वेओशियन कहता है कि पर किंग ने तो मुझे कहा था कि मैं उनकी वाइफ हूँ। लनवुजी वेओशियन को स्लैप करने ही वाला था, पर वहाँ पे उत्ते से ही बनी एक बहुत तेज रॉर करता है और लनवुजी पीछे हट जाता है, और वो देखता है कि वेओशियन एक टाइग्रेस पे बैठा हुआ है और उसके आजू बाजू कितने सारे एनिमल्स हैं, और वेओशियन के हाथ में दोनों स्नेक्स हैं। लनवुजी वहाँ पे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम जंगली इंसान यहाँ पे ये सब कुछ क्या ले आए हो, इतने सारे एनिमल्स पैलेस में क्या कर रहे हैं। लनवुजी के ऊपर वहाँ पे जाके एक बर्ड बैठ जाती है, और लनवुजी चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और वेओशियन सोच रहा था कि हो गया, एक क्यूट सी बर्डी तो बैठी थी, उसने तो ऐसे चिल्ला दिया जैसे उसके पास आके कोई ड्रैगन खड़ा हो गया होगा। वेओशियन अब अपने रूम में वापस पहुँच जाता है, और अब वो बैठ के सोच रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पे तो वो कोई काम भी नहीं कर सकता जिससे उसका दिल लगा रहे। उसने पूरा पैलेस घूम लिया, और यहाँ के लोग तो अपनी ही लाइफ में बिजी है। जियांग क्लैन में कम से कम उसे पास करने के लिए कुछ काम तो होता था, यहाँ तो वो बैठे बैठे बोर हो जाएगा। वेओशियन सोचता है क्यों ना वो अपनी टेक्निक ही प्रैक्टिस कर ले। वेओशियन वो टेक्निक वापस प्रैक्टिस करने लगता है, और वहाँ पे फिर से वो स्वर्ड स्पिरिट अपीयर हो जाती है, पर इस बार गलती से वेओशियन का नज़र उस पर पड़ जाता है, और वेओशियन कहता है कि ये क्या चीज़ आ गई। तो स्वर्ड स्पिरिट यूँ ही कहती है कि फिर से मेरे बेवकूफ़ मास्टर ने मुझे सम्मन कर लिया। और वेओशियन ये सुन लेता है और पहले बहुत तेज़ की चीख मारता है कि ये चीज़ है क्या, और ये बोल कहाँ से रही है। और स्वर्ड स्पिरिट भी डर जाती है और कहती है कि मास्टर ये आप कर क्या रहे हैं, अपने स्वर्ड स्पिरिट को क्या आप डरा के मारना चाहते हैं। वेओशियन कहता है कि मुझे माफ़ करना है। हे रुको, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ। स्वर्ड स्पिरिट कहती है कि अच्छा बताइए कि आप मेरे मास्टर कब से हैं। वेओशियन कहता है कि अभी अभी। वो स्वर्ड स्पिरिट कहती है कि मैं आपको बता दूं कि आपने मुझे मास्टर जब आप 10 साल के थे तभी कर लिया था, और अब इस दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर जब आप 12 साल की उम्र में थे तभी बन चुके थे, और अब एक इमॉर्टल है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और वो वेओशियन को उसके सारी पावर्स के बारे में बताने लगती है, और वेओशियन को ये भी बताती है कि उसने जिस बुक को कल्टीवेट किया है वो डार्क पावर्स की है। वेओशियन कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है, तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जब मैडम ह्यू मेरे साथ इतना सब कुछ कर रही थी तुम मुझे पहले बता देती, तो मैडम ह्यू को मैं अपनी पावर्स दिखा के बस तो जाता, कम से कम वो मुझे मारती तो नहीं। वो स्वर्ड स्पिरिट कहती है यहाँ पे भी आपको सिर्फ बचने की पड़ी है, आप ये नहीं कि उनको सीधे मार डालते या फिर उन्हें पनिश कर दे। वेओशियन कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, वो मेरी मदर है, और वो जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। वेओशियन कहता है कि मैं इस टेक्निक को कितने सालों से कर रहा हूँ, पर तुम मेरे सामने आज ही क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं है। वो स्वर्ड कहती है कि मास्टर मैं इससे पहले आप जब भी मुझे बुलाते हैं मैं तब समन हो जाती हूँ, बट आप हमेशा मेरे को ज़मीन में देखते हैं जैसे कि मैं कोई चूहा हूँ जो ज़मीन खोद के बाहर आऊँगी। आप थोड़ा हवा में देख लेते तो मैं आपको नज़र आ जाती।
रोशन कहता है कि चलो एक काम अच्छा है, अब तुम मुझे स्वॉर्डमैनशिप और सारी पावर्स को यूज़ करना सिखा दो कि अब मैं यहाँ पे बोर भी नहीं होऊंगा। वो स्वॉर्ड कहती है ओके मास्टर, और वेओशन को सब कुछ सिखाने लगती है। वो स्वॉर्ड वेओशन को एक स्टेप सिखाने के बाद कहती है कि आप इसको सीखिए, ये आप 1 मंथ के अंदर तो सीख ही जाएंगे। बट वेओशन वो स्टेप एक ही बार में सीख जाता है और कहता है कि क्या मेरे को ये 1 मंथ में सीखनी थी। वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि वाओ मास्टर, आप अमेजिंग है। वो कहती है कि नहीं ये तो आसान सी थी, इसलिए आप सीख गए। और वो वेओशन को बहुत कठिन करने स्टेप्स बताने लगती, और वेओशन वो सबको एक ही बार में सीख गया और उसने स्वॉर्डमैनशिप पूरे एक ही दिन में मास्टर कर ली। और वो स्वॉर्ड भी सोच रही थी कि मेरा मास्टर इतना जीनियस है, बट किस काम का, जबकि इसको अपनी पावर्स का कुछ करना ही नहीं है, किसी को सज़ा देनी ही नहीं है, इसको तो किसी को डराने के लिए मुझे बाहर नहीं लाना है, तो सीखी काय को है। कहता है कि अब तुम जाओगी कहाँ से, और वेओशन उस तलवार को बार बार हिला के देखने लगता है कि कहीं ना कहीं से तो ये छोटी हो ही जाएगी, तो इसे बॉक्स में रख देगा। वो स्वॉर्ड कहती है कि मास्टर आप कर क्या रहे हो, आपको उसे वो मंत्र वापस बोलना है जिससे मैं आपके अंदर वापस चली जाऊंगी। और वेओशन कहता है तो वापस अंदर चली जाती है स्वॉर्ड, और वेओशन फिर उस स्वॉर्ड को आवाज़ लगाने लगता है कि वो स्वॉर्ड तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता के जाती और दिख क्यों नहीं रही हो। वो स्वॉर्ड फिर से बाहर आती है और कहती है कि मेरा नाम हम रखेंगे मास्टर, आप मेरे मास्टर हैं। वेओशन अब सोचने लगता है कि वो अपने स्वॉर्ड का नाम क्या रखे। बहुत सोचने के बाद वेओशन को सिर्फ एक ही नाम आता है, सुबियान। वेओशन कहता है कि अब से तुम्हारा नाम सुबियान है। उसके बाद वेओशन अपनी बांसुरी को बजाने लगता है, और बजाते बजाते वो देखता है कि उसकी फ्लूट के अंदर से ब्लैक स्मोक निकल रही। वेओशन अब सुबियान को बुलाता है और कहता है कि अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे कोई घोस्ट आने वाला है। सुबियान कहती है कि मास्टर ये आपकी फ्लूट है जिसको आपने ही बनाया है, और ये आपकी डार्क पावर से कनेक्टेड है, आप इससे अपनी डार्क पावर यूज़ कर सकते हैं, और अभी तक आपने इसका भी नाम नहीं रखा है। वेओशन कहता है कि इसका भी नाम रखना पड़ेगा। वो कहती है जी मास्टर, हम लोग आपके ही सर्वेंट हैं, तो आप ही हमारा नाम रखेंगे। वेओशन कहता है इसका नाम अब से चैनचिंग। अब चैनचिंग भी बोलने लगती है। सुबियान वापस वेओशन के अंदर चली जाती है, और चैनचिंग अब वेओशन को सारी डार्क पावर्स को यूज़ करना सिखाती है। वेओशन उसको भी बहुत जल्दी सीख जाता है। वेओशन 2 घंटे के अंदर ही सब कुछ सीख गया, और वेओशन घोस्ट को मन करता है और उससे पूरा रूम की क्लीनिंग करवाता है। वेओशन कहता है कि ये टेक्निक तो बड़ी अच्छी है, मैं आपसे कोई भी काम नहीं करने वाला और सारा काम इनसे करवाऊंगा। घोस्ट सर्वेंट होना इतना भी बुरा नहीं होता है। और वो स्केलेटन से वेओशन अपना पैर दबा रहा था, और एक स्केलेटन वेओशन के मुंह में फ्रूट्स रख रहा था, और जैसे ही बनी एक रॉर करता है, वेओशन उन सबको गायब कर देता है। जी रूम में आता है तो लैनवांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था वेओशन को। लैनवांग जी आते ही वहाँ पे हर चीज़ को तोड़ने फोड़ने लगता है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की। वेओशन लैनवांग जी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसे हुआ क्या है, और लैनवांग जी इतनी ज़्यादा चीज़ें तोड़ दिया था कि वहाँ का एक वास जाके वेओशन के पास लगता है, और वेओशन के पैर में उससे चोट लग जाती है, और वेओशन आउच कहता है और फिर जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। पर लैनवांग जी जैसे ही देखता है कि उसके कारण वेओशन को चोट लग गई है, वो सब कुछ भूल के वेओशन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। वेओशन का पैर को देखता है तो वहाँ पे वो कांच अंदर चला गया था और उससे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। लैनवांग जी ये देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने उसके पैर को हर्ट कर दिया, और लैनवांग जी बहुत केयरफुली वो कांच वेओशन के पैर से निकालता है और हीलर को बुला के वहाँ पे वेओशन की बैंडेज कराता है। वेओशन के आंखों से एक आंसू नहीं झलका था, वो तो बस ये सोच के डर रहा था कि लैनवांग जी उसको मारेगा कि उसने उसके बीच में बोला, पर यहाँ पे तो लैनवांग जी उल्टा रोए जा रहा था उसके घोड़ों को देख के। तो थोड़ी देर बाद लैनवांग जी अपने आंसू पोंछ के वेओशन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि तुम यहाँ पे हो, और तुम्हें चोट लग गई थी तो तुमने अपने मुंह पे हाथ क्यों रखा, तुम्हें हीलर को बुलाना चाहिए था, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। जी कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई है और अभी एकदम चुपचाप बैठे हो। वेओशन कहता है कि अगर मैं कुछ कहता तो आप मुझे पनिश करते और आपको बुरा लगता कि मैं आपके बीच में कैसे बोल रहा हूँ। अगर जब वेओशन के पैर के क्लोज को थोड़ा सा और ऊपर करता है तो वो देखता है कि वेओशन के वहाँ पे पैरों में और भी ज़्यादा चाबुक के निशान हैं, और वो भी ताज़े ही हैं। वेओशन को जिससे थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। लैनवांग जी तब वेओशन के पूरा का पूरा नेकेड कर देता है और देखता है कि वेओशन के बॉडी पे बहुत ज़्यादा ही मार के निशान हैं, और वेओशन के कई घाव तो अब भी ताज़े हैं और कई भर चुके हैं, पर उनके छोटे मोटे निशान अब भी दिखते हैं। लैनवांग जी वेओशन से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, बट वेओशन उसे कुछ भी नहीं बता रहा था कि ये सब उसे कहाँ से मिले हैं और ये सब कुछ क्या है।
रणवंग जी कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि ये किसने किया है, मुझे जान से मार डालूंगा। बट व्यूशन तब भी कुछ नहीं कहता और अपना सर झुका के ही बैठा हुआ था। रणवंग जी व्यूशन का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लेता है जिससे व्यूशन को दर्द हो रहा था। व्यूशन रणवंग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता है, पर रणवंग जी गुस्से में पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि ये किसने किया है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।